फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पति का महत्व। सुबह सुबह बिमल को पलंग पे ना पाकर विनीता बुदबुदा उठी। सिर्फ काम ही काम, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता और ना ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस कम स्टडी रूम में जाकर बैठ गए। है इतने काम और ईमानदारी से क्या मिला? एकमात्र बेटी के हाथ पीले करना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। विनीता चाय बनाकर स्टडी रूम में ले गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मन में खटका हुआ, बिमल कभी तो दरवाजा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया? धड़कते दिल से दरवाजा खटखटाया। न खुलने पर अव्यक्त भय से सरस जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। शोर सुनकर रिन्नी भी आ गई। क्या बात है मम्मा, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? उसे दरवाजा खटखटाते देख रिन्नी ने उससे पूछा। पता नहीं बेटा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, पर तेरे डैड न तो दरवाजा खोल रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, विनीता ने रुहासे स्वर में कहा। रिन्नी ने भी आवाज लगाई। कोई उत्तर ना पाकर वो जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी, पर फिर भी दरवाजा खुलते ना देखकर वह पड़ोसी रमाकांत के घर दौड़ी दौड़ी गई। उसकी परेशानी और बदहवास हालत देखकर वह तुरंत ही आ गए। उनके प्रयत्नों से दरवाजा खुल गया। वो सब बदहवासी में अंदर घुसे तो देखा बिमल टेबल पर सिर रखे बैठा है, आंखें बंद है तथा मुंह से झाग निकल रहा है। उसकी स्थिति देखकर रिनी डैडी डैडी कर उसे झकझोरने लगी। विनीता टेबल पर रखे पानी के गिलास, नींद की गोलियों के खाली रैपर देखकर अव्यक्त आशंका से कांपने लगी। कांपते हाथों से राइटिंग बेड उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अतः व्रत किसी को परेशान ना किया जाए। दूसरा पत्र था रिनी के नाम। बेटा, मैं जिंदगी भर तुझे कोई सुख नहीं दे सका, इस भागहीन पिता को हो सके तो क्षमा कर देना। तीसरा पत्र था विनीता के नाम। जीवन को रंगीन शौप्रिल बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पेशा इंसान की मामूली वेतन से असंभव है। नाजायज तरीके से पैसा कमाना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। अब मेरे 100 के द्वारा, मेरे पीएफ, ग्रेजुएटी और इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। हो सके तो उन रुपयों से रिन्नी के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपनी तरह से जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। मम्मा, तुम ही सदा डैडी से झगड़ा करती रहती थी। तुम्हारी आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही मेरे डैडी की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए रिनी चीख उठी। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, कहते हुए विनीता कटी पतंग की तरह वहीं पर गिर पड़ी। अस्फुट स्वर में बुदबुदाते हुए बोली, तुमने ये क्या किया विमल? इतनी भयानक सजा क्यों दी मुझे? यह सच है कि मैंने सदा तुम्हारे आदेशों का अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण जब तब तुम्हें अपमानित भी किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। भाभी, रिनी संभालो स्वयं को। विमल अभी जिंदा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, रमाकांत ने विमल की नब्ज देखते हुए कहा। क्या? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत ने विमल को गाड़ी में बिठाया तथा अपने ही एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो विमल के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। रमाकांत विमल की मन स्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था। वह नहीं चाहते थे कि विमल के ओवर रिएक्शन से वह तथा उसके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। विमल को आईसीयू यूनिट में भर्ती देखकर जहाँ रिनी को अपनी माँ गलत लग रही थी, वही विनीता के दिल में हलचल मची हुई थी। वो कहाँ गलत थी? क्या उसकी चाहत गलत थी, या दो विभिन्न प्रवेश से आए व्यक्तियों के सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? अनजाने ही वह अतीत के गलियारों में भटकने लगी। वह एक अमीर माता पिता की नकचड़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव से
उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय उसका परिचय अपने से 2 वर्ष सीनियर विमल से हो गया। यह छोटा सा परिचय न जाने कब प्यार में बदल गया, पता ही न चला। विमल समान परिवार से था। उसके पिता मिडिल स्कूल में टीचर थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही उसका अपनी मेहनत के फल बल पर स्टेट सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। विमल की नौकरी लगते ही जब विनीता ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया तो पहले तो वो बिगड़े। विमल के साधारण बैकग्राउंड देखकर झिझके, पर विनीता की जिद तथा विमल के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अंततः उन्होंने सहमति दे दी। विमल ने विवाह की तैयारी करते उसके पिताजी से विनम्र स्वर में कहा था कि वह विवाह के समय कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। विनीता को भी वह मात्र 5 कपड़ों में ही ब्याह के ले जाएगा। विमल के आग्रह को सुनकर उसके माता पिता को आश्चर्य हुआ था। वो भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर प्यार का नशा उस पर ऐसा चढ़ा था कि उस समय वह विमल की हर बात मानती गई थी। विवाह के पश्चात जैसे जैसे प्यार का नशा उतरता गया, वैसे वैसे उसे विमल में कमियां नजर आती गई। जहां वो भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वही विमल किताबी कीड़ा था। ऑफिस से आते ही वह जहां घूमना जाना चाहती थी, वहीं वह अपने कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहता था। धीरे धीरे अकेलेपन के एहसास के साथ उसे सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। उसे याद आया अपने विवाह के 10 महीने पश्चात आया उसका जन्मदिन का दिन। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे विनी, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए विमल ने कमरे में प्रवेश करते हुए उसे एक उपहार पकड़ाया। क्या लाए हो, दिखाओ ना, उसने खुशी से मचलते हुए पूछा। तुम स्वयं ही अनुमान लगाओ, मुझे क्या पता, तुम ही बताओ, कहते हुए विनीता बच्ची सी चहक उठी थी। तुम स्वयं ही खोल कर देख लो, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से तुच्छ भेंट। तुम युग युग जियो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उपहार उसके हाथ में देते हुए रोमांटिक प्रेमी की तरह उसने कहा, हटो, ऐसा भी कहीं कहते हैं। विनीता ने भी उसी गर्मजोशी के साथ उत्तर देते हुए विमल के मुख पर हाथ रख दिया था। उपहार, यही उपहार मिला है मुझे देने के लिए तुम्हें, विनी ने पैकेट में पुस्तक देखकर मुंह बनाकर उत्तर दिया था। इस पुस्तक को पढ़कर देखो तो सही, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्यों नहीं कहते कि इससे अधिक मेरे जन्मदिन पर खर्च करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। यह क्या कह रही हो बिन्नी, तड़प कर विमल ने कहा था। मैं ठीक ही कह रही हूँ, पड़ोसी मित्रा भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी हैं, किंतु हमारे और उनके घर में स्तर में इतना अंतर क्यों है, पता नहीं है। उनके पास कलर टीवी, 2-in-1 VCR इत्यादि। नीवा मित्रा घर में भी 1000-2000 से कम की ड्रेस नहीं पहनती है, और आज जन्मदिन पर भी बस आप एक किताब उठा लाए, आक्रोशात्मक स्वर में बिनी ने उत्तर दिया था। बिनी, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो। वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर हम कितना से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। ऊपर देखने की अपेक्षा अगर नीचे देखोगी तो ज्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मानसिक सौंदर्य का विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रोध थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना, और हाँ, आज बाहर खाना खा कर ही आएंगे, शांत स्वर में विमल ने कहा। इतनी दरिया दिली अब रहने ही दो। कोरे उपदेशों के सहारे जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज केवल हम दोनों हैं। मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, किंतु कल जब हम 2 से 3 होंगे तब बच्चों की इच्छाओं को दमन होते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, कहती ही वह दनदनाती हुई रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में विमल को ना पाकर समझ गई कि वह क्रोधित होकर कहीं चला गया है। वह प्रारंभ से ही
आदर्शवादी एवं असम्मान की गर्मा से युक्त व्यक्तिगत वाला रहा है। यह गुण उसे अपने पिताश्री जो स्कूल में अध्यापक थे वहां से विरासत में मिला है। न चाहते हुए भी वह जब तक उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती है। विमल ने उसे स्वयं ही विवाह से पहले अपने विचारों से उसे अवगत करा दिया था। उसने भी तो सब देख समझ बूझ कर उसे अपनाया था, फिर यह गिला शिकवा क्यों? आत्मगालीन से पीड़ित मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। सामने मम्मा पापा को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्यों विमल नहीं आया अब तक? 7 बजने वाले हैं। पापा ने उसे अकेला देखकर घड़ी देखते हुए कहा। उन्हें तो सदैव काम ही की धुन सवार रहती है, अन्य बातों से उन्हें कोई मतलब ही कब रहा है। झूठ बोलते हुए भी विनीता के मन का आक्रोश जुआ पर आ ही गया। कोई काम आ गया होगा। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, विमल भी आता होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार दिलवाकर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे, पापा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। बेटा 8 बजने वाले हैं, विमल का इंतजार करते तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देर होता देख मम्मी ने चिंतित स्वर में कहा। पर मम्मा इनके बिना वो कहती भी तो कैसे कहती कि वो आ तो जल्दी गया था पर नाराज होकर चला गया है। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे चल। उसे चुप देखकर थोड़ा रुककर मम्मी ने पुनः कहा। लेकिन ये तो उचित नहीं होगा, वो बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देखकर परेशान हो जाएगा। पापा ने विरोध किया था तो क्या हम उसकी वजह से अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट भी ना दें? आज तो उसे जल्दी आना ही चाहिए था, मम्मी ने डैडी की बात को काटते हुए कहा था। पता नहीं विमल से बदला लेने की भावना भी, या मम्मी का विरोध न कर पाने की झिझक, या एक अच्छे ट्रीट की चाह, उसने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। उसकी शुभकृति पाकर डैडी विरोध न कर सके तथा सिर्फ इतना बोले, चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दे कि हम गोल्डन ट्रीट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वो भी वहाँ आ जाएं। विमल रात को जब लौटा तो ताला लगा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पड़ोसी मित्रा जी की लड़की पिंकी उसे चाबी देते हुए बोली। अंकल आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई हैं तथा यह चिट्ठी आपको देने के लिए कह गई हैं। विमल ने ताला खोला, पत्र पढ़कर वो बौखला गया। गोल्डन ट्री रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे, जब घर में ही इंतजार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है। जिसके लिए पैसा ही आज सब कुछ है, वह किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन वह बुदबुदाया। तिरस्कार और अवहेलना के कारण विमल को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा विनीता अपनी मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी तथा उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम विनीता के जन्मदिन पर भी शीघ्र घर नहीं आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत दिखाते हुए उससे पूछा। क्षमा करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विनीता को लेकर चले गए, किंतु तुम्हारे ना रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी ओर से विनीता के जन्मदिन पर मामूली उपहार है। अच्छा अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम लोग भी आराम करो, उसे चुप देखकर डैडी ने कहा। वो दोनों चले गए। विनीता ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। ये प्यार नहीं, दिखावा है। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। विमल ने अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए कहा। छोड़ो भी गुस्सा, ये देखो मम्मी पापा ने कलर टीवी और भैया ने म्यूजिक सिस्टम उपहार में दिया है, बिनी ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिनी, तुम्हें उनसे इतनी कीमती उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। अब तुम्हारा विवाह हो गया है। वाह, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का, विनीता ने सहजता से कहा। लेकिन बिनी, लेकिन कुछ नहीं, तुम दिलवा नहीं सकते, अतः ईशा वर्ष स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे हो। अचानक फिर विनी के मुंह से व्यंग बाढ़ निकल ही गया। विनीता, विमल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गया। विनीता ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 5 वर्ष
ऐसे ही रोते मनाते बीत गए। समय की गति का कोई क्या रोक पाया है? वो तो नदी की अविरल धारा की तरह सदा चलता ही जाता है, निरंतर, अनवरत। और इसी तरह सुख दुख, धूप छाव, नोक झोंक के बीच जीवन चलता रहता है। इसी के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं आपसी संबंध। इसी बीच हमारे प्रेम की डोर को मजबूत बनाने आ पहुंची हमारी प्यारी बिटिया रिन्नी। रिन्नी की मधुर मुस्कान, किलकारियों एवं बाल सुलभ हरकतों ने उनके जीवन में मिठास पैदा कर दी थी। आपसी कलह छोड़ अब वो उसकी किलकारियों में ही अपना सुख चैन ढूंढने लगे थे। जैसे जैसे वह बढ़ रही थी, उसे उसके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी रिनी को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, एक दिन विनीता ने विमल से कहा। क्यों, क्या यहाँ की स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। आपके पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, पर हमारी एक ही बच्ची है, अतः मैं उसे अच्छे स्कूल में ही शिक्षा दिलवाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा तो हर दूसरे तीसरे वर्ष स्थानांतरण हो जाता है, इससे उसकी पढ़ाई में व्यवधान आएगा। बिन्नी, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और न ही मेरे पास है। कान खोल कर सुन लो, मैं इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं या डाका डालूं? बोलो क्या करूं? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे अन्य अधिकारी भी हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं, उनके साथ रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायास ही विमल का स्वर तेज हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने खर्चों में कटौती ही क्यों ना करनी पड़े। जहाँ तक आय का प्रश्न है, क्या तुम नहीं जानते कि अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त की जाती है? विनीता ने फिर व्यंग से कहा। जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता। इतने वर्षों पश्चात जो मुझे समझने की कोशिश करो। प्रत्येक इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, उन पर चलना वह अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई। उसी में जीवन का सुख निहित है। चाहे मेहनत और ईमानदारी की कमाई में हम अपने बच्चों को उचित परवरिश ना कर पाएं। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगे कि पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छाएं और अभिलाषाएं पैसों के द्वारा पूर्ण हो जाएगी, अतः वो परिश्रम से जी चुराने लगते हैं। यदि देवयोग से कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पड़ जाए तो वो अपनी मेहनत से जी चुराने की आदत के कारण असफल सिद्ध होते हैं। अतः जीवन को सुखी और संबद्ध बनाने के लिए पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि संस्कार जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। पैसा ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध को राजसी ठाट बाट छोड़कर वन गमन नहीं करना पड़ता। महात्मा गांधी को पैसे से नहीं वरन उनके आदर्शों ने, मूलों ने विश्व प्रसिद्ध बनाया। मैं आपके समान दार्शनिक नहीं हूँ, एक समान नारी हूँ। आपका जीवन दर्शन समझ पाने में असमर्थ हूँ। आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही सब कुछ है, बस इतना ही जानती हूँ। बिनी, तुम्हें कैसे समझाऊं? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी की अपनी इज्जत होती है और यदि वह नीलाम हो गई तो वह कहीं का नहीं रहता। काश तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। वह स्वयं बुदबुदा उठा और सदा की तरह अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। तभी नन्ही रिनी ने आकर अपने नन्हे हाथों से उसका सिर उठाया। तभी अपनी बाल सुलह तोतली आवाज में बोली, डैडी हमें आइसक्रीम खाना है, प्लीज चलिए ना। चलो बेटी, हम अभी आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए चलते हैं। कहते हुए उसने रिनी को सीने से लगा लिया तथा अस्फुट स्वर में बोला, मेरे जीवन की एकमात्र खुशी तो तू ही है मेरी बच्ची। मेरे जीने का सहारा भी तू ही है। यदि तू ना होती तो शायद मैं जी ही नहीं पाता। संतोष, असंतोष, सुख दुख के बीच जीवन के 12 बसंत बीत गए। एक दिन विमल थका हारा आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बिन्नी एक कप चाय देना। बिन्नी चाय लेकर उसके पास गई तथा एक कप उसे पकड़ाते हुए वहीं पास में बैठते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थके लग रहे हो? हाँ, आज मंत्री आए थे, इनको भी कोई काम नहीं रहता, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। विनीता ने मुंह बिचका कर कहा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि रिनी ने घर में घुसते हुए प्रसन्नता से कहा, मम्मा पापा देखिए, मुझे कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। विषय था आज की नारी पुरुष के समान सक्षम है। मैंने पक्ष में अपने विचार रखे। मेरे तर्कों से सब इतने प्रभावित हुए, इतनी तालियां बजी कि कुछ पूछिए मत।
अगर आप भी होते तो देखकर बहुत ही खुश होते। वेरी गुड, दिखाओ तो मिला क्या है? बिमल ने रीनी की खुशी में अपना स्वर मिलाते हुए कहा। सब काल्पनिक बातें हैं, यदि यथार्थ से सामना हो, पता चले कि आज की नारी पहले की उपेक्षा अब ज्यादा विवश एवं प्रत्यंत होती जा रही हैं। पिता पुत्री को ऐसे खुश देखकर विनीता ने कहा। डैडी क्या हो गया अम्मा को? रीनी ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, वो तो सदा से असंतोषी रही है। मैं ही पागल हूँ, तभी किसी को समझ नहीं पाती, खींचते हुए विनीता ने कहा। समय के साथ विनी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तथा कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। विनीता को उसका पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि वह सिविल सर्विस जैसे सम्मानजनक पेशे को अपनाए, जबकि रीनी पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी। विनीता की इच्छा अनुसार रीनी ने सिविल सर्विस की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब विनीता को विवाह की चिंता सताने लगी थी। कुछ जगह बात भी चलाई। एक ऐसे ही दिन जब लड़के वालों से बात कर विमल लौटा, तब विनीता ने उसके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी? बात क्या बनेगी, जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं, कितना लगा सकोगे? 20-25 लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता। मैं तुमसे इसीलिए कहती रहती थी, आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी नहीं कर पाई और घर में बैठकर कोई काम तुमने करने नहीं दिया, क्योंकि उससे तुम्हारे अहम असम्मान को ठेस पहुंचती थी। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार दी। बेटी को भी हम क्या ऐसे ही तिल तिल कर मरते देखेंगे? क्या उसकी झोली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं डाल पाएंगे? कहे जाओ विनी, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी आत्मा को तो नहीं कुचल सकता। एक सच्चे और ईमानदार आदमी का अगर यही हश्न होता है तो होने दो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। पर मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना, हमारी रिन्नी के लिए भी एक ना एक दिन योग वर मिल ही जाएगा। मैं बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से स्वप्न देखना पसंद करती हूँ। वैसे भी अगर स्वप्न देखने से ही अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो कोई प्रति ही नहीं करता। खैर छोड़ो, तुमने उनसे कहा नहीं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है? सब कहकर देख लिया। कोई कह देता है कि हमें इस वर्ष ब्याह ही नहीं करना है, कोई साफ कह देता है अरे भाई कानून तो कितने ही बनते रहते हैं और फिर किसी को पता ही क्या चलेगा। रस्म पर तो हम 1001 ही लेंगे। बोलो अब तुम्हारा आशीर्वाद कहाँ गया? यदि विवाह करना है तो देना ही पड़ेगा, सामने से नहीं तो पीछे से ही सही। तब तुम्हारी आत्मा नहीं कचोटेगी। सिद्धार्थ, आदर्श, उसूल सब किताबी बातें हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यवहारिक बनना ही पड़ता है। बदलते जीवन मूल्यों के साथ स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ता है। मुझे तो तुम सदा लांछित करते आए हो, परंतु अब एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विस के एग्जाम में रिनी क्लियर हो गई थी। मेंस का रिजल्ट आना बाकी था। उसके विवाह की चिंता अभी भी जस की तस थी। बस एक आस बाकी थी कि यदि वह सिविल सर्विस में आ गई तो अच्छा घर वर मिल जाएगा तथा दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। परेशानी तो तब होती जब अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार कहते, कब कर रही हो बिटिया का विवाह? अरे भाई, विवाह अगर समय पर न हो तो अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। अब वह हर एक से तो कह नहीं सकती थी कि बात दहेज पर आकर रुक जाती है। कल विनीता के भैया भाभी आए थे। उनके रीनी के विवाह के बारे में पूछने पर उसने कह दिया, भैया रुपए पैसों पर आकर बात रुक जाती है। जितना चाहे हमसे ले ले, बाद में लौटा देना। उनके जाते ही विमल फट पड़े थे तथा उससे भी रहा नहीं गया। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रीनी ने आकर ही दोनों को यह कहकर चुप कराया, प्लीज मेरे लिए आप लोग झगड़ा ना करें। मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मेरी मंजिल ब्याह नहीं, मेरा कैरियर है। दूसरे दिन यह घटना सच सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। शायद वह सीमा समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के विमल ऐसा कदम कभी न उठाते। अपने इन्हीं सिद्धांतों के चलते उन्हें अपनी नौकरी में भी क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी। उनके मित्र तो अक्सर कह देते थे, यार तुम गलत प्रोफेशन में आ गए हो, तुम्हें तो अपने पिता श्री की तरह ही कहीं किसी विद्यालय में शिक्षक ही होना चाहिए था।
तब वो मुस्कुरा कर कहते, मित्र, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं सीमित रखें तथा अपनी निजी स्वार्थों के चलते समझौता ना करें। यह सच है कि सच्चाई और ईमानदारी आज के युग में गौड़ हो गई है, पर यह सोचना कि समाप्त हो गई है ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चला ना जा सके। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत अंततः सच्चाई की ही होती है। इतना अटल निश्चय वाला व्यक्ति भी आज हार कर ऐसा निर्णय ले बैठा। किसी ने सच कहा भी है कि इंसान पूरी दुनिया से लोहा ले सकता है पर अपनों से हार जाता है। आज अपनों के कारण ही बिमल को यह दिन देखना पड़ा, वरना उसकी ईमानदारी के चर्चे तो उसके पहुंचने से पहले ही दूसरे शहर में पहुंच जाया करते थे। उसको वह दिन याद आया जब उनका स्थानांतरण बरेली से इटावा हुआ था। वो कार से जा रहे थे, एक जगह नाश्ता करने रुके, तभी एक आदमी आया तथा बिमल के पास आकर बोला, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप बिमल वर्मा हैं? यस, बिमल ने आश्चर्ययुक्त स्वर में कहा। सर, हम आपस में कभी मिले तो नहीं हैं, पर आपके चर्चे जरूर सुने। आप जैसा ईमानदार अफसर आज के युग में बिरले ही होते हैं। हम आपकी ईमानदारी के कायल हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप जैसा अफसर हमारे शहर में आ रहा है। वह एक बिजनेसमैन था। वह इटावा का ही था तथा बिजनेस ट्रिप पर निकला था। बिमल ने नम्रता से उसका शुक्रिया अदा किया था। चलते समय बिमल बिल अदा करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख वह नम्रता से बोला, सर, इस बार मुझे पेमेंट करने दीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद तो आप हम लोगों से कुछ लेंगे नहीं। उनके इस बात पर बिमल ने उनसे क्षमा मांगते हुए स्वयं ही बिल चुकाया था। वह व्यक्ति भी कुछ नहीं कह पाया था। उस क्षण बिमल उसे अन्य से अलग लगे थे। उस दिन के बाद तो रिनी के लिए उसके पापा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। यहाँ तक कि जब भी उनकी तकरार होती वह उसे समझाती हुई अपने पापा के पक्ष में ही खड़ी नजर आती। और आज ऐसे व्यक्ति का ऐसे हष्ट विनीता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी तथा मन ही मन कह रही थी, मुझे क्षमा कर दो बिमल, बस एक मौका और दे दो। इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। रिनी, जो डॉक्टर से मिलने गई थी, ने माँ को ऐसे रोते देखा तो बोली, मम्मा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे कि खतरा टल गया है। डैड के पास मैं बैठती हूँ, आप घर जाकर आराम करो। आराम? जब तक तेरे डैडी ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिद ना करो मम्मा, आलोक तुम्हें घर छोड़ देगा। वह आलोक के साथ घर लौट आई थी। आलोक रिन्नी का मित्र है। दोनों ने एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तथा रिन्नी और आलोक एक ही कॉलेज में पढ़ा रहे थे। रिनी जहाँ सिविल सेवा की तैयारी कर रही है वहीं वह पीएचडी कर रहा है। विनी को अचानक ही वह बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा। पिछले 2 दिनों से वह साय की तरह उनकी देखभाल कर रहा है। इतना कोई मित्र तो नहीं कर सकता। कहीं मित्रता के अतिरिक्त दोनों में कोई और संबंध तो नहीं है। वह रिन्नी से बातें करेगी। अगर दोनों विवाह करना चाहेंगे तो वह कर देगी। सामने हीरा है और उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। जीवन साथी अगर सच्चा मित्र हो तो जीवन सुखमय बन सकता है, सोचकर विनीता को एक आशा की किरण दिखाई थी। तभी उसके दिल ने टोका, प्रेम विवाह तो तुमने भी किया था, पर तुम्हारा विवाह तो यथार्थ की कठोर सच्चाई से टकराकर चूर चूर होता रहा, यहाँ तक कि बिखरने की कगार पर पहुंच चुका है। अंततः उससे ने रिन्नी से बात करने का विचार त्याग दिया। हफ्ते भर बाद बिमल घर आए। उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। इसके बावजूद घर में अव्यक्त तनाव मौजूद था। जहां रिनी अपनी डैडी के मानसिक तनाव के लिए अपनी मम्मा को दोषी ठहरा रही थी, वहीं विनीता सोच रही थी कि क्या उसी के कारण बिमल को यह कदम उठाना पड़ा या वास्तव में वह सामाजिक कुरीतियों के कारण हार गया था। अगर वो सचमुच हार गया था तो उसे दोष क्यों दिया? क्या स्त्री की नियति ही अपमान सहने के लिए है? दोनों के बीच आए दरार को पाट पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। तभी रिनी का मेहनत का रिजल्ट आ गया। एक बार लगा कि घर भर में खुशियां छा गई। चारों ओर से बधाई संदेश आने प्रारंभ हो गए। विनीता को लगा कि अब शायद सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। रिनी के चेहरे पर कोई खुशी ना पाकर विनीता से रहा नहीं गया। कारण पूछने पर वह बोली, मम्मा, मैं सिविल सेवा में जाकर पापा की तरह खाना बदोशों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। वैसे भी आजकल इस नौकरी में पहले जैसी गर्मा कहाँ। इस सर्विस में आजकल सभी भ्रष्ट और एवं चापलूस हैं, जो थोड़े बहुत पापा की तरह ईमानदार हैं।
उनको उनके अपने ही नहीं समझ पाते तो दूसरा कैसे समझेगा। बार बार स्थानांतरण, झूठे आरोप। मैं अपनी कॉलेज की नौकरी से ही खुश हूँ तथा यही करना चाहूँगी। कम से कम यहाँ छल कपट से दूर रहते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभा तो पाऊँगी। आपके कहने पर मैंने सिविल सेवा के लिए परीक्षा तो दे दी थी तथा सफल होकर अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी, पर मैं उसमें नहीं जाऊँगी। अचानक जैसे उस पर गाज गिर गई। बाप तो बाप, बेटी भी उसकी कामनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आखिर क्या कमी रह गई उसकी परवरिश में, जो रिनी ने अपने निर्णय का जिम्मेदार भी जाने अनजाने उसे ही करार दिया। उसका निर्णय सुनकर एक बार विमल भी चौंके थे, पर पुत्री की इच्छाओं का आदर करते हुए उन्होंने उसके निर्णय को तहे दिल से स्वीकार कर लिया था। थक हार कर विनीता ने रिनी के मित्र आलोक से बातें की। आंटी, मैंने भी रिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानती ही नहीं है। क्या तुम रिनी से प्यार करते हो? क्या उससे ब्याह करोगे? अचानक वह बोली। आंटी मैं? हाँ तुम, पर मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैं यह भी नहीं जानता कि रिनी भी मुझे इस नज़र से देखती है या नहीं। तो अब सोचो, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी। विनीता के प्रस्ताव पर आलोक असमंजस में पड़ गया। रिनी उसे अच्छी तो लगती थी, पर वह पहल इसलिए नहीं करना चाहता था कि कहीं रिनी को उसका इस तरह का प्रस्ताव पसंद आए या ना आए। वैसे जब से रिनी ने सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ की थी तब से उसने दूरी बढ़ा ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मंजिल अलग अलग है। वैसे भी रिनी की मम्मी को उसका आना और उससे मिलना पसंद नहीं था। वो तो उसके लिए सदा से डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सेवा वाला वर्ग ढूंढ रही थी। आज उनके स्वयं के प्रस्ताव पर वह मना नहीं कर पाया। वैसे भी अगर रिनी सिविल सेवा में न जाने की इच्छुक होती तो शायद वह मना भी कर देता, पर अब तो वह इसी कॉलेज में रहकर अपना करियर बनाना चाहती है, तब उसे क्या आपत्ति हो सकती है। बिनी ने रिनी से बात की तो पहले तो वह चौंकी, पर उसके चेहरे की लालिमा उसके दिल का हाल कह गई। बिनी की मौन स्वीकृति पाकर विमल से बात की। विमल को तो आलोक पहले से ही अच्छा लगता था। वह उसके सहज सौम्य व्यवहार का कायल था। इससे भी बढ़कर था उसका व्यक्तिगत। वह कॉलेज में पढ़ाने के साथ मनोविज्ञान में रिसर्च कर रहा था। वो पढ़ाने के साथ साथ मनोचिकित्सक बनकर समाज सेवा भी करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि आज का व्यक्ति रुपये, पैसा, मान और शोहरत के बावजूद मनोरोगों से घिर रहा है। शायद वह कुछ के जीवन को नई रोशनी से भर सके। फिर उसने विनीता से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अध्यापक दामाद तुम्हारी बेटी को वो सुख न दे पाए जिसकी तुमने कल्पना की है। कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं अपने आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण पहले भी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। अब समझ गई हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाओं का आकाश होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उसे अपने जीवन मूल्यों से समझौता करना पड़े। अब मैं व्यर्थ के दिखावे में ना पड़कर सहजता से जीना चाहती हूँ। आलोक एक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात है कि वह हमारी रिन्नी को भी पसंद है। आलोक और रिन्नी की स्वीकृति प्राप्त कर विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यद्यपि उसके इस निर्णय का उसके भैया भाभी ने विरोध किया था। उन्हें लगा था कि दहेज न देने पाने के कारण अंततः हम सब इस विवाह के लिए राजी हो गए, पर उसने ये कहते हुए उन्हें चुप करा दिया, भैया प्लीज़ आप अन्यथा ना लें। आलोक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। कम से कम जिंदगी में स्थित तो रहेगा। चाहकर भी वह यह नहीं कह पाई थी कि आलोक रिन्नी को पसंद है, वरना वह सदा की बात कहते कि तुम्हारी पसंद भी तो विमल था, पर तुम तो खुश नहीं रह पाई, और वह सदा की तरह सिर झुका लेती। आज उसे लग रहा था कि विवाह का सफल होना ना होना तो दोनों साथियों की आपसी समझदारी और एडजस्टमेंट पर निर्भर है। माना विमल सरकारी नौकरी में ना होकर एक सफल बिजनेसमैन होता, तब क्या कोई समस्या ही नहीं होती। उसे अगर समस्या ढूंढनी होती तो वहाँ भी किसी दूसरी समस्या से त्रस्त परेशान रहती। क्या उसकी मम्मी को पापा से या भाभी को भैया से कोई शिकायत नहीं थी? समस्या हर जगह है। हर व्यक्ति समस्याओं से त्रस्त है। समस्याओं का निदान ढूंढकर आगे बढ़ते ही जाना ही जीवन है। कुछ ही दिनों में घर में शहनाई बज उठी। हल्के गुलाबी लहंगे में रिनी का दमकमाता रूप आलोक के सानिध्य में खिल उठा था। विवाह के समारोह के बीच उन्हें हंसते खिलखिलाते देख विनीता सोच रही थी कि शायद यही उसके जीवन का पहला सही निर्णय है। उसे विमल के शब्द बार बार याद आ रहे थे, सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। देखना, हमारी रिन्नी के लिए भी एक ना एक दिन योग वर मिल ही जाएगा।
हर अंधेरे पक्ष के बाद उजाला पक्ष आता ही है। अब इस उजाले पक्ष की उज्ज्वलता को अपने दामन में संजो कर रखेगी, तभी शायद अपने प्यार को सही अर्थों में पाकर सुकून के साथ जीवन के बाकी पल भी जी पाए।